हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी आप लोगों ने मैथ की क्लास किया, केमिस्ट्री क्लास चली, बायो चला, और अभी आप लोगों का भौतिक विज्ञान कक्षा 12 फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि अब ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे, लगभग लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। तो इसमें हम लोग जो बची हुई चीज़ें उसको धीरे धीरे 1-2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। आज आ रही होगी आप लोगों को। कमेंट किए हैं अंश पंडित जी की, राहुल सर आप महेवा डांडी से। क्या नहीं बेटा, राहुल सर महेवा डांडी से नहीं है, राहुल सर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और आए हैं यहाँ पर, यहीं रहते हैं डांडी महेवा में। आप लोग कहीं देखे होंगे उनको। ठीक है, तो चलिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछिएगा, कमेंट करिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। कल की क्लास में हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फॉर फोर्स कपल, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर लंबे एक वैद्युत द्विध्रुव को 10 के घाते 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि वैद्युत आघूर्ण जो है वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि वैद्युत बल आघूर्ण का जो मान दिया है वो 9 × 10 के घाते 2 न्यूटन मीटर दिया है। पूछा है द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? ठीक है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, होता क्या फार्मूला आप लोग जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण का मान। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, क्या आया था? P इज इक्वल टू Q इंटू 2A था। ठीक, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? लगने वाले बल आघूर्ण, बल का क्या हो गया था हम लोग निकाले थे, टाउ इज इक्वल टू क्या आया था? P क्रॉस E या P इंटू E साइन थीटा। ठीक है, यहाँ आपका लंबाई दिया हुआ है, यानी लंबाई। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, मान लेते ही हमारा क्या है, द्विध्रुव बना हुआ है। ठीक है, सर कल क्लास ओपन है कि नहीं? बेटा संडे को क्लासेस नहीं चलती हैं, संडे को आप लोगों का टेस्ट रखा जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट पेपर आप लोगों का टाइमिंग पहुंच जाएगा, एक बार अनाउंसमेंट में कल मॉर्निंग में 9 बजे तक चेक कर लीजिएगा, कल टेस्ट रखा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, लेंथ इसका कितना होता है? 2a होता है। अच्छा, कभी कभी दिया होता है इसमें मान की जैसे 4 सेंटीमीटर लंबे एक द्विध्रुव, तो यहाँ पे आपका इसकी लंबाई दिया है, यानी एक प्रकार से 2 इंटू ए का मान दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर। इसको कभी ये मत कर दीजिएगा कि ए का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि हम लोग लंबाई जो मान के चलते हैं 2 इंटू ए मान के चलते हैं। क्लियर है? तो 2a का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग टाउ इज इक्वल टू पी, पी का मान कैसे निकालेंगे? पी की जगह हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पर? न्यूटन मीटर दिया हुआ है ना। हाँ, 9 × 10 की घात 2 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। ठीक, पी का मान दिया है, ई का मान दिया है, थीटा दिया है। ई का मान क्या है आपका? ये वाला जो मान है आपका ई दिया हुआ है। ठीक है, पी का मान कैसे निकालेंगे? Q2A, दूरी और आवेश, उनके बीच की दूरी और आवेश। यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, सही से आ नहीं पाया है, इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 30 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 30 डिग्री दिया है। यहाँ पे थीटा का मान आप लोग रख देंगे, उसके बाद ई का मान दिया है, ई का मान रख देंगे और पी का मान रख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है आप लोगों को? ध्यान ये देना है कि आपकी जो इकाई हो, यूनिट जो हो सारे क्वांटिटी के, ठीक है, सब क्या होना चाहिए? सब क्वांटिटी एक यूनिट में रहना चाहिए। ठीक है, एमकेएस या सीजीएस में, तो सबका यूनिट एमकेएस सीजीएस का आपको पता है, बताया गया है, तो उस तरीके से सबकी वैल्यू रख के आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको पूछा क्या है। क्वेश्चन में देखिए दिया है, टाउ का भी मान दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। टाउ इज इक्वल टू 9 × 10 के घात 2 न्यूटन मीटर। ठीक, दूसरा ई बराबर क्या दिया है? ई का मान क्या दिया है? ई का मान दिया है 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक,
पूछा क्या है आपको, आवेश, आवेश का मान पूछा है। ठीक, तो सीधे आप लोग फॉर्मूले में, और थीटा आपको दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है। ये आपका फार्मूला होता है। P की जगह आप लोग क्या रख देंगे, 2QA रख देंगे, और यहाँ पर 2A का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इसको आप लोग मीटर में चेंज करके और इस फॉर्मूले में रखेंगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, और अगर अभी आप लोग देख रहे हैं तो इसको सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए कितना आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी होता है तो आप पूछिएगा, इसको सॉल्व कराया जाएगा। देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और है इसमें, दो बिंदु आवेश +1 कूलम और -1 कूलम को, कूलम नहीं होगा या माइक्रो कूलम रहता है, ठीक है, यूनिट छोटी रखी जाती है माइक्रो कूलम की। क्वेश्चन जो भी कूलम जो होता है बहुत बड़ा एक प्रकार से चार्ज होता है, तो हमेशा क्वेश्चन में जो बिंदु आवेश की अगर बात करें तो बहुत छोटा आवेश होता है, तो उसको माइक्रो कूलम में रखते हैं हम लोग। 2 सेंटीमीटर दूरी पर 105 वोल्ट पर मीटर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालें, द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का महत्तम मान निकालें। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीधे देख लीजिए। पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होना चाहिए। पहले देखिए क्या दिया है, फिजिक्स में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बना के समझ लीजिए। उसके बाद जो जो चीज का मान दिया है वो चीज का मान पहले लिख लीजिए। उसके बाद अगर फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूले में सबका मान पुट करके सॉरी यूनिट एक होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। करने के बाद इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं। कुछ देखिए बोर्ड के एग्जाम में बताया था जितना डायग्राम बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, माइनस और प्लस। ये मैंने द्विध्रुव बना दिया, ठीक है, जिनकी बीच की दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूरी दिया है। आवेश क्या है, एक पे 1 माइक्रो कूलम है और एक पे -1 माइक्रो कूलम है। क्लियर है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया, यानी एक समान इस तरीके से कोई हमारा ये विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर है? एक समान विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना दिया है, 105 वोल्ट पर मीटर, 105 वोल्ट पर मीटर दिया है। अब सीधे फार्मूला हमें क्या पता है, फार्मूला क्या होता है, पहले क्या पूछा है, पहला सॉल्व करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। सीधे आप लोग फॉर्मूले में रखिए, Q का मान कितना दिया, 1 माइक्रो कूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया, इंटू 2A। यहीं पे देखिए दिक्कत है आप लोगों को, जो 2 सेंटीमीटर दूरी दिया है ये पूरी दूरी होती है, ये नहीं कि 2 इंटू A का मान 2 सेंटीमीटर नहीं दिया है, ये 2A का मान 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधे क्या करें, 2 सेंटीमीटर को क्या हो जाएगा, 0.02 मीटर, मीटर में चेंज कर देंगे, तो सीधे हमारा मान कितना आ जाएगा, 0.02 को हम लोग 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6 कर दें, यानी 2 गुणे 10 के घात -8 आ गया। क्या आ गया, P का मान आ गया। P की यूनिट क्या होगी, P की यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। देख लीजिए इसको, उसके बाद मैं सेव करके आगे बढ़ूंगा। अंश पंडित और शिवेंद्र विश्वकर्मा दोनों लोग वेरी गुड बेटा, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रहिए, बोर्ड एग्जाम में जरूर आप लोगों को बढ़िया नंबर आएगा। आप कंटिन्यू ऐसे पढ़ते हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है नोट्स डाउनलोड करिए, एक प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ते रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपका 90% के प्लस आएगा। लेकिन आप जो जो चीज़ें आपको कराई जाएंगी वो करते रहिएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, सारी चीज़ें। तो कोशिश करिए और भी अपने दोस्त लोगों को ज्वाइन कराइए, सब लोग देखते रहिए, इसको ज्वाइन करते रहिए, क्लास लेते रहिए। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का महत्तम मान। कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था बल आघूर्ण का महत्तम मान क्या होता है, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स। ये कितना आया था, ये P इंटू E होता है, और मिनिमम कितना होता है, -P ही होता है। P का मान आपने निकाला अभी
कितना आया था 2 गुणे 10 की घात माइनस 8 इंटू ई का मान कितना दिया 105 तो ये क्या हो गया 210 गुणे 10 की घात माइनस 8। क्लियर है? देख लीजिए यहां पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। यूनिट जरूर लिखें, यूनिट लिखना ना भूलें, ठीक है। देख लीजिए इसको, समझ में आ रहा है बेटा अंश? शिवेंद्र आप देखते रहिए, आप लोग क्लास करते रहिए। और आप लोग को एक चीज़ और, कोई भी डाउट होता है तो डाउट के बारे में शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कैसे डाउट क्लियर करना है, या तो कमेंट यहाँ पे कर लीजिए या फिर आप सीधे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा हमारे, वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जितने 3 या 4 लिंक है 9, 10, 11, 12 क्लास का, सारे आप लिंक में क्लास ज्वाइन कर, अगर आप क्लास 12th के हैं तो क्लास 12th का आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। या सब्जेक्ट वाइज दिया है तो सब्जेक्ट वाइज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन है पेपर पर लिख के आप सॉल्यूशन बता देंगे, क्वेश्चन बता के आप भेज देंगे तो उसका सॉल्यूशन 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुँच जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको मैं सेव करके आगे बढ़ता हूँ। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर बोलते हैं। आइए इसको मैं पहले लिख दूं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए होता क्या है क्षेत्रफल सदिश? एक क्वांटिटी, एक यूनिट है, एक प्रकार समझ लीजिए, क्वांटिटी है कि होता क्या चीज़ है। जैसे कोई भी अगर हम लोग चीज़ ले लें, मान लेते हैं हम ये इस तरीके का एक डायग्राम बना लेते हैं, ये कोई पृष्ठ हो गया हमारा, ये कोई पृष्ठ हो गया, ठीक है। तो पृष्ठ की लंबवत जो दिशा होती है, पृष्ठ के लंबवत की जितनी भी दिशाएं होती है वो उसका क्या होता है? उसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये हो गया तो इसका क्या होगा? ये एरिया वेक्टर होगा। इन द सेंस जैसे आपका ये बोर्ड है, ये आपका बोर्ड है, तो बोर्ड के लंबवत जो भी डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में हो गया, इसके ऊपर हो गया, इसके पीछे हो गया, अगल बगल हो गया, ये क्या इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है, वो आपका क्या हो जाएगा? उसी को हम लोग क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं या एरिया वेक्टर। यानी एक प्रकार से क्या हो गया? आपके क्षेत्रफल का डायरेक्शन होता है, वो एरिया का आपका डायरेक्शन दिखाता है कि एरिया वेक्टर है ये। क्लियर है? जैसे मान लीजिए इस पृष्ठ के लिए हो गया, मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं, इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। क्लियर है? तो इसका कोई एक छोटा पार्ट ले लीजिए, यहाँ पर इस पार्ट का लंबवत जो होगा डायरेक्शन, वो इसका क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम लोग स्मॉल डी, स्मॉल एरिया लिए हैं तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, स्मॉल डी ए हो गया, पूरा निकालना इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आपका मान लीजिए सरफेस आता, स्फेयर आता है, स्फेयर मतलब गोला हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया आपका, ठीक। तो फुटबॉल देखेंगे तो वो पैक होता है, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? उसके चारों तरफ लंबवत में, यानी ऊपर ऊपर इस तरीके से, अगल बगल नीचे जो भी गोल गोल आइटम कुछ भी हो गया, उसके चारों तरफ का जो होगा उसका एरिया वेक्टर होगा, उसके लंबवत डायरेक्शन में जो भी होगा। क्लियर है? ये आपका एरिया वेक्टर इस पे लंबवत हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? एक प्रकार से एरिया वेक्टर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। इसका यूज़ है, अभी आगे एक फार्मूला बनेगा उसमें इसका यूज़ आएगा, और कभी कभी निकालने के लिए पूछ दिया इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या हो गया, तो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? उस पर हमेशा लंबवत होता है। ये आपका क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर में केवल इतना है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन पे हम लोग समझेंगे इसको। चलिए घन कोण की बात करें। घन कोण क्या होता है? घन कोण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ने के पहले देखिए हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे इस तरीके से, ठीक है। कोई आपका सर्कल हो गया, ठीक, तो सर्कल में एक आपका एंगल बनता था इस तरीके से, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे था, फिर यहाँ पर आ गया, ठीक, तो इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। और ये इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। कितना दूर ये चला, इसको एल से बोलते हैं, और इसका रेडियस आर है। तो हम लोग पढ़े थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला आप लोग मैथ में पढ़े होंगे,
ठीक है, एंगल का, जिसको वृत्त में एंगल हो गया, जैसे हो गया सर्कल, कोई भी चीज सर्कुलर मूव कर रहा है वृत्ताकार पथ पे, तो ये उसका एक समय पे यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो ये कितना इसका चाप हो गया, तो ये जो बीच का कोण बनता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक रिलेशन आता है। इसी तरीके से वो वृत्त हो गया। अगर हम लोग किसी ठोस वृत्ताकार चीज की बात करें, ठोस वृत्ताकार मतलब कि जैसे फुटबॉल हो गया आपका, तरबूज हो गया, हिरमाना हो गया, जो भी होता है गोल आकार में जो ठोस होते हैं स्फेयर फॉर्म में, ठीक, इसकी बात करें अगर हम, तो इसका एक सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, सेंटर ले लिया, तो इसमें क्या होगा, एक मान लीजिए यहाँ पे कट करते हैं और एक यहाँ पर कट करते हैं, एक यहाँ पे कट किए, एक यहाँ पे, मतलब कुछ यहाँ था कुछ यहाँ, अब इसके बीच का जो एंगल बनेगा। अच्छा, अब देखिए ये स्फेयर है, आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए जिसे कुप्पी बनता है, कुप्पी देखे होंगे ना, जैसे घर में तेल ओल डलाता है तो कुप्पी नहीं बनता है, या फिर कूप टाइप का, उसको जैसे मूंगफली खाते होंगे तो वो पेपर में लपेट के कूप टाइप का बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, वही हमारा घन कोण कहलाता है। तो ये आपका जो एंगल होगा अगर देखें तो ये आपका एंगल है, इसी घन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखते होंगे इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है, जैसे कैप होता है, बर्थडे वाला कैप नहीं होता, आप लोग देखे हैं, तो वो हमारा बर्थडे आएगा तो हम भी कैप लगाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को, तो वो आपका क्या हो गया, घन कोण होता है। दूसरी चीज ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो गया, ये छोटे एरिया के लिए तो एरिया वेक्टर हो गया। दूसरी चीज ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। भाई स्पेयर है तो इसका भी कटिंग करेंगे हम लोग, बीच से निकालेंगे, कूप की तरह बना के निकाल लें, तो देखोगे एक बीच में इस तरीके का कुछ बन जाएगा, इस तरीके का कूप वाला, जैसे मैंने बताया मूंगफली का जैसे पेपर में लपेट के बनाते हैं, ठीक। तो यही जो आपका एंगल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल या घन कोण बोलते हैं, जिसे हम लोग डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डी ओमेगा जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, या ओमेगा मान लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। क्लियर है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख दे रहे हैं, या ओमेगा बोल दिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए अगर सॉलिड एंगल हमको निकालना है किसी स्फेयर का, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले हम लोग काट के मान लिए ये हैं। अब छोटे एंगल के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल जो बनेगा डी ओमेगा आपका बन गया, डी ओमेगा हो गया, डी ए एरिया के लिए आपका, आर हो गया क्या, रेडियस हो गया, उसका त्रिज्या हो गई। अच्छा, अब हमें जब छोटे का पता है, पूरे का निकालना है, तो पूरे के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरी चीज, लेकिन घन कोण बता तो दिए कैसे होता है, इसका मान क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या था, तो यहाँ चाप की जगह क्या आपका क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल हो गया, तो क्या हो गया, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका घन कोण का फॉर्मूला होता है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल जो एरिया वेक्टर हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया, बटे में त्रिज्या गया स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब चलिए ये हमारा फार्मूला बन गया। अब पूरे का हमको निकालना है, तो पूरे का घन कोण क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इंटीग्रेशन करेंगे, डी ओमेगा का मान डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको 1/r स्क्वायर आपका बाहर आ गया, ठीक, और 1/r स्क्वायर बाहर आ गया, और इसका हम लोग dA का इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरे का यानी छोटा एरिया dA लेते, पूरा एरिया कितना होता है, 4πr स्क्वायर होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4πr स्क्वायर बटे में r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4π, यानी हमारा जो टोटल हमारा जो स्फेयर का आएगा घन कोण, वो कितना हो जाएगा, 4π, खटिया वाली 4π नहीं जो गांव में होता है, उसको हम लोग 4π बोलते हैं, ठीक है, 4 × पाई, पाई मतलब कितना हो गया 180 डिग्री, या इसका मान होता है 22/7, ठीक है। ये आपका होता है घन कोण। समझ में आया, कोई चीज ना समझ में आया, कोई क्वेरी, यानी नॉर्मल हम लोग एंगल जाते हैं, घन कोण क्या होता है, जो स्फेयर का हो गया कोण जैसे हम लोग बनाते हैं, तो वो हो गया, ये डी ए आपका स्मॉलेस्ट एरिया, छोटे क्षेत्रफल के लिए हो गया, और इसको घन कोण को ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो, इसका मान कितना होता है, घन कोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। तो इसके बाद ये फार्मूला बना के, ये मैंने इस तरीके, कभी अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया आप लोगों के घन कोण लघु उत्तरी पूछ दिया,
या अति लघु में पूछ दिया 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो सीधे आप लोग सॉलिड के बाद डायग्राम बना के समझा के इसको इस तरीके से आप लिख के और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। वहाँ पे आराम से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। हमेशा देखिए हम लोगों को टारगेट करना है कि बोर्ड एग्जाम में नंबर भी पाना है हमें, ठीक है। तो नंबर कैसे पाएंगे? डायग्राम के साथ पाएंगे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए कि एग्जामिनर एक बार देखे, हाँ खुश हो जाए, सब सही है, मार के पूरा नंबर दे दे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ये घनकोण हो गया आपका। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। चलिए आइए पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स देखिए क्या होता है, अगर नॉर्मली हम लोग समझें तो किसी पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी पृष्ठ के लंबवत निकलने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यानी इन द सेंस, मान लीजिए आपका कोई ये पृष्ठ हो गया, ठीक है, ये आपका पृष्ठ हो गया, इधर से आपकी वैद्युत बल रेखाएं आई, ठीक है, और इधर मान लीजिए ये निकल गई, मान लेते 3 आई 2 निकली, लेकिन इसके लंबवत हो सकता है एक यहां से इधर इस तरीके से निकले, तो उसकी बात नहीं करेंगे। इसके लंबवत कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हम लोगों ने पढ़ा था क्या होती हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो दिशा बताती हैं वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत जितनी निकल रही है वही उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। किससे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए पहले समझते हैं। लंबवत की बात करें, मान लेते हैं हमारा यहाँ कोई एक इस तरीके से पृष्ठ बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कोई पृष्ठ बना हुआ है। इसका मान लेते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है, बल रेखाएं इस तरीके से हमारी जा रही हैं, ठीक। लेकिन है क्या कि ये हमारा जो पृष्ठ है सीधे ना होकर किसी एंगल पे है, तो किसी एंगल पे मान लीजिए ये है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं और इसका क्या है? ये क्या है? इसका क्षेत्रफल सदिश। यानी यहां पर हम लोग क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे, वेक्टर, एरिया वेक्टर की हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो क्या होता है कि एरिया वेक्टर इसका क्षेत्रफल सदिश ये है, तो हमें पता है कि ये लंबवत है, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो जाएंगी वो क्या होंगी? पृष्ठ के ये लंबवत जा रही हैं, तो हमें क्षेत्रफल की जो दिशा है उसी दिशा में अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो वहां हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी वैद्युत फ्लक्स हमें मिलेगा। जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वो हमारा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। मान लेते हैं हमारा, इसको ऐसे टर्न कर देते हैं, इस हाथ को किसी एंगल पे, वैद्युत क्षेत्र रेखा आपका सीधे ऐसे जा रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर टर्न करेंगे तो ऊपर निकल जाएगा, इसका लंबवत कुछ ऊपर होगा। तो यहाँ मान लेते हैं हमारा ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसके लंबवत इसका एरिया वेक्टर आ गया है, ठीक है, और ये यहाँ से थीटा एंगल घूम गया है। लेकिन हम लोग क्या बोले हैं कि पृष्ठ के लंबवत रहनी चाहिए, पृष्ठ के लंबवत रहनी चाहिए। 2 चीज है हमारे पास, या तो वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है, इसको पृष्ठ के लंबवत करना है तो इसका जैसे ई है इधर है तो इसको इस डायरेक्शन में कर दें, इसको इस डायरेक्शन में कर दें तो हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, या फिर इसको इधर कर दें, एरिया वेक्टर को इसका प्रक्षेपण ले लें यानी a cos थीटा ले लें। यानी कुल मिलाने बताने का मतलब है कि फाई का जो मान होता है E × a cos थीटा होता है, या इसको फाई इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में E डॉट a बोलते हैं। यानी यहां से क्या हमें मिल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वेक्टर की, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम है तभी हमें फ्लक्स मिलेगा, यानी cos 0 होगा तभी मिलेगा, cos 90 यानी एक दूसरे के लंबवत हो गए तो नहीं मिलेगा। लंबवत में क्या बता, अच्छा मैं जो बोला ना वैद्युत बल रेखाएं लंबवत दिशा में होनी चाहिए। लंबवत दिशा इसलिए बता रहा है कि भाई उसके लंबवत हमने पढ़ा ही है कि क्षेत्रफल की दिशा होती है, एरिया वेक्टर जो होता है पृष्ठ के लंबवत होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होना, मैं डायरेक्ट ये बोल दे रहा हूं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं
किसी पृष्ठ के लंबवत जो निकलती हैं उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो लंबवत भाई मतलब हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन हो गया। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपका इस तरीके से E डॉट ए बनता है और E a cos थीटा इसका मान होता है, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो ये डायग्राम है आपका, कोई भी पृष्ठ हो गया, अगर हमें निकालना है तो उसके एरिया वेक्टर डायरेक्शन में कितने वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं वही हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको बोलते हैं। क्लियर है? इसको देख लीजिए आप लोग, अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम भी काफी हो गया है आप लोगों का। ठीक है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। का क्वेश्चन करने के बाद आप लोग भी काफी थक गए होंगे, खाने पीने का समय हो गया है। हो गया कि नहीं? थैंक यू हो गया इसी पे। ये तो चलिए आपका यहाँ पे ख़त्म भी हो गया क्षेत्रफल सदिश, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन हो गए, आप लोगों ने देख लिया है। PDF नोट्स इसका कल मॉर्निंग में आपके पास अपलोड हो जाएगा। स्टडी मटेरियल पे आप जैसे यहाँ पे लाइव क्लास पे आए थे, उसी के जस्ट बगल में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा टॉपिक। क्लियर है? आप लोग डाउट सेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से डाउट सेशन आप ज्वाइन कीजिए, जो भी नहीं आ रहा है वहाँ से आप पूछिए। और भी कोई समस्याएं होती हैं, आपके दोस्त यार जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको जल्दी जल्दी ज्वाइन कराइए, क्योंकि क्रांति बैच में हम लोग धीरे धीरे क्रांति ला रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द ही अपने मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। तो आप एकदम निडर होकर पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी गाइडेंस चाहिए आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम आती है क्लासेस में तो उसके लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं कि सर ऐसा चेंजेस है, ये है, वो है, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कराइए और क्रांति बैच का मजा लीजिए। तो आज के लिए अलविदा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे। कल संडे है, हाँ कल हो सकता है 9 बजे अनाउंसमेंट का आपका ऑप्शन होगा, चेक कर लीजिएगा, कल टेस्ट रखा जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद मंडे से फिर कॉन्टिन्यूस क्लासेस आपकी ऐसे स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, और गैलरी में भी चेक करते रहिएगा, अगर टाइम टेबल में कुछ चेंज होता है तो हमेशा गैलरी और अनाउंसमेंट आप लगभग एक बार डेली अपना चेक करते हैं, जैसे व्हाट्सअप चेक करते हैं उस तरीके से एप्लीकेशन खोल के चेक करिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग खत्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।